हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो रीट एग्ज़ाम आपका हुआ था 2017 में, उसमें जो आपके सीडीपी के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में जो है वह 4 से 5 नंबर का प्रश्न जो है वह ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, जो रीट एग्ज़ाम होता है, इसमें बहुत से प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। और दोस्तों, इसके पहले भी हमने 2022 का 2021 का रीट का जो पेपर हुआ है, उसके सभी क्वेश्चंस को करवाए हैं। तो आप हमारे चैनल पर जा करके उन सभी वीडियोस को भी आप देख जाइए, जिससे कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। तो अगर लिखने में दोस्तों कठिनाई आ रही है तो यह क्या कहलाएगा? आपका डिस्लेक्सिया कहलाएगा कि डिसकैकुलिया कहलाएगा या डिस्ग्राफिया कहलाएगा या ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार कहलाएगा? तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें तो लिखने संबंधी अगर कठिनाई आ रही है तो उसको हम लोग डिस्ग्राफिया बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला जाता है? सी वाला विकल्प सही होगा। लिखने संबंधित कोई भी विकार आता है तो इसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। वहीं पर अगर बोलने संबंधी कोई विकार आता है तो उसको डिसलेक्सिया बोला जाता है। इसको याद रखिएगा, बोलने संबंधी डिसलेक्सिया होगा, लिखने में दिक्कत आ रही है तो डिस्ग्राफिया, और मैथ्स वगैरह हल करने में दिक्कत आ रही है तो उसको डिस्कैकुलिया बोलते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित कौन सा है। ऑप्शन है अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रक्रिया प्रदान करना, या शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, या शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन, या सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो जो योगात्मक मूल्यांकन होता है, इसमें क्या करता है कि यह जो है कि आपका सत्र के अंत में शिक्षार्थी के अंतिम आकलन जो होता है उसको हम लोग योगात्मक आकलन बोलते हैं। योगात्मक मूल्यांकन जो होता है, यह जो है कि छात्रों के मूल्यांकन को संदर्भित करता है, जो कि आपका परिणाम पर आपका केंद्रित होता है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उनके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? तो हावर्ड गार्डनर का जो कहना है कि बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, तो उनके द्वारा जो सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी है वह आपकी कौन सी होगी? विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी कौशल, या व्यवहारिक बुद्धि? तो देखिए, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर हावर्ड गार्डनर जो कहते हैं तो उसके अनुसार आपका हो जाएगा प्रकृतिवादी कौशल। जी हाँ दोस्तों, प्रकृतिवादी कौशल आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह हावर्ड गार्डनर ने ही किया था। और किस सन में किया था? तो 1983 ईस्वी में इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। और गार्डनर जो थे, इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। बुद्धि के कितने प्रकार दिए थे? तो बुद्धि के कुल 8 प्रकार जो है वह हावर्ड गार्डनर ने बताया था, जिसमें उनका था आपका प्रकृतिवादी कौशल था, दूसरा था उनका व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि था, तीसरा था स्थानिक बुद्धि, चौथा भाषाई या शाब्दिक बुद्धि, पांचवा आपका तार्किक गणितीय बुद्धि, छठवां था शारीरिक गतिकीय बुद्धि, सातवां था व्यक्तिगत अंतः बुद्धि, और आठवां उनका था संगीतमय बुद्धि। तो यह जो है कि उन्होंने 8 बुद्धि के नियम दिए थे, 8 बुद्धि को उन्होंने बताया था। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में
कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाएं दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ। ऑप्शन है अवधारण गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा या उपयुक्त सभी। तो देखिए अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो एक से अधिक भाषा बोलने अर्थात दो भाषाओं को ज्ञान से बालकों में निम्न प्रकार के लाभ आपके होंगे। पहला आपका क्या होगा, अवधारणात्मक गणना में सुविधा होगी और अवधारणात्मक गठन में सुविधा होगी, विश्लेषणात्मक तर्क में भी सुविधा होगी और जो है कि संज्ञानात्मक लचीलेपन में भी सुविधा होगी। तो इसलिए डी वाला विकल्प सही है, उपयुक्त में से सभी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑप्शन है कि एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे न केवल यह पूछकर कि क्या हुआ बल्कि यह पूछ रहा है कि कैसे और क्यों। ब उन्हें जो है कि प्रश्न को विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करता है जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, तो वह क्या चीज़ बढ़ाना चाह रहा है। ऑप्शन है आपका समानता या आलोचनात्मक सोच या जो है कि एकीकृत सोच या अवधारणात्मक मानचित्रण। तो देखिए दोस्तों अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आलोचनात्मक सोच जो है इसको बढ़ावा देने की वह कोशिश कर रहा है, तो इसको आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोविज्ञान परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करता है। ऑप्शन है मानवतावादी, व्यवहार, संज्ञानात्मक या सामाजिक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक जो है योजनाएं जो है यह घटनाएं छात्र के व्यवहारों को किस तरह से प्रेरित कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यवहार आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यही इसका आंसर है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना है। तो यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा। ऑप्शन दिया गया है सर्वाधिक समय या पूरा समय या कुछ समय या किसी समय नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें तो समावेश शब्द का मतलब होता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को पूरा समय जो है नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बी वाला ऑप्शन भराएगा, पूरा समय जो है कि नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना, यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन आपका दिया गया है आगमनात्मक तर्क का या अवधारणात्मक मानचित्रण का या निगमनात्मक तर्क का या परिकल्पना परीक्षण का। तो देखिए अगर हम बात करें तो यह जो है कि कह रहा है कि जो है कि व्यापक विचार कहने के लिए कह रहा है, तो यह आपका आगमनात्मक तर्क जो है वह आपका आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों आगमनात्मक तर्क जो है यह आंसर हो जाएगा, तो ए वाला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है कि जिसके द्वारा एड पर अच्छा रखता है, यह कहलाता है। तो ऑप्शन आपका है सुपर ईगो, द्वंद्व, आमोद सिद्धांत या दबाव। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह डी वाला विकल्प हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों डी वाला विकल्प आपका सही है, क्योंकि जो सिगमंड फ्रायड थे इन्होंने जो है कि मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था और फ्रायड ने कितने बताए थे, तो मन के उन्होंने 3 स्तर बताए थे। पहला इदम बताया था, दूसरा अहम बताया था
और तीसरा आपका पराम बताया था। तो यह 3 नियम जो है, यह मन के 3 जो है कि स्तर बताए थे, तो इसको आप याद रखिएगा। डी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि अंतःमूर्खता क्या है? अंतर्मुखता या बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में से के द्वारा प्रस्तावित है। तो ऑप्शन है हैंस आइसेक के, आर.बी. कैटल ने, या गॉर्डनर अल्पोर्ट ने, या कार्ल रॉजर्स ने। तो देखिए अगर हम बात करें तो अंतर्मुखता या बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण जो है ये किसने दिया था? तो यह देने वाले जो थे वह हैंस आइसेक थे। जी हाँ दोस्तों, हैंस आइसेक ने जो है वह यह नियम दिया था। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। यह जो प्रीवियस ईयर हम आपको करवा रहे हैं, यह सभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जाए गए हैं और इन्हीं सभी प्रश्नों से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? प्रेरणा क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है कि प्रेरणा क्या है, ये कौन सा उदाहरण है? तो ऑप्शन है छात्र अ आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है, या छात्र ब सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है, या छात्र स वह क्या पूरा करना चाहता है पर ध्यान केंद्रित निर्देशित करने में अच्छा है, या छात्र द कड़ी मेहनत करती है और उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर प्रेरणा का जो सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा वह आपका हो जाएगा छात्र बस, जो कि सक्रिय है और अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है और काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है। तो यह आपका आंतरिक प्रेरणा में आ जाएगा। तो इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है। तो देखिए दोस्तों, पूछा गया जो बाह्य प्रेरणा होती है एक अंत की युक्ति है, तो आंतरिक प्रेरणा आपकी क्या होती है? एक शुरुआत है, कि एक शुरुआत तथा अंत है, कि अपने आप में एक अंत है, कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा कि अपने आप में एक अंत है। जी हाँ दोस्तों, अपने आप में एक अंत है। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। तो ऑप्शन आपका दिया गया है अभिप्रेरणा, या जो है कि दिमागी आरोग्यता, या अधिगम, या द्वंद्व। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका दिमागी आरोग्यता हो जाएगा, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को मानसिक आरोग्य के नाम से जाना जाता है और मानसिक आरोग्य विज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी उपायों, नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है कहलाता है। तो यह आपका क्या कहलाएगा? ऑप्शन है प्रतिकरण, या जो है कि परिमेयकरण, या प्रतिगमन, या दमन। तो बताइए आप लोग क्या कहलाएगा? तो यह आपका परिमेयकरण कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, बी वाला विकल्प सही है, परिमेयकरण यह कहलाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। तो ऑप्शन है क्रियात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक, या अन्य कारक। तो देखिए अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका सामाजिक कारक है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि समायोजन को बढ़ावा कौन देती है। ऑप्शन है तीव्र उत्सुकता,
या अपराध का जो है कि अपराध का जुनूनी विकार या बीमारी का डर या जो है कि न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। तो देखिए अगर हम सही आंसर की बात करें तो आपका समायोजन को जो बढ़ावा देगी वह न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त जो होगा, डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में अपने अपने छात्रों में हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार को ब्लूम वर्गीकरण में कौन से संज्ञानात्मक स्तर पर व्याख्या की गई है? ऑप्शन है विश्लेषण, या जो है कि आपका सब प्रयोग, या समझ, या संप्रयोग, या ज्ञान। तो जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वह हो जाएगा संप्रयोग। जी हाँ दोस्तों, ब्लूम ने जो है कि इसको संज्ञानात्मक स्तर के संप्रयोग में इसकी व्याख्या की है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक के तौर पर अपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करने छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? ऑप्शन है आकलन, मापन, मूल्यांकन या उपयुक्त सभी। तो देखिए सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका हो जाएगा आकलन। जी हाँ दोस्तों, आकलन जो होता है यह शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग होता है और शिक्षण अधिगम के दौरान लगातार होता रहता है और आकलन का उद्देश्य निदानात्मक होता है और आकलन द्वारा शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना, छात्रों एवं अध्यापकों की पृष्ठ पोषण प्रदान करना तथा छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करना होता है। तो इसलिए आपका ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रक्षेप ब्लूम के वर्गीकरण से नामित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ब्लूम के वर्गीकरण से नामित नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक या मनोप्रेरणा। तो सही आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो यह जब आयोग द्वारा आंसर इसका माना गया था तो इसमें सभी को बोनस अंक दिए गए थे। जी हाँ दोस्तों, सभी को बोनस अंक दिया गया था क्योंकि जो आपका अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्लूम के 3 भागों में उन्होंने वर्गीकरण किया है। एक उनका आपका ज्ञानात्मक पक्ष है, दूसरा उनका भावात्मक पक्ष है, तीसरा उनका मनोक्रियात्मक पक्ष है। तो यहाँ पर सबको बराबर अंक दिया गया था, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन आपका दिया गया कौन सा मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन है स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, यह तो है, तो यह नहीं आंसर होगा। अगला है परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकत्रित करना, बिल्कुल सही बात है, तो यह भी नहीं होगा। अधिगम को रटना, देखिए दोस्तों रटने पर जोर नहीं देता है, एनसीएफ 2005 रटने पर जोर नहीं देता है, तो इसलिए यह सी वाला विकल्प गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है और धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठों का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है, तो इस प्रकार की प्रगति कैसी होगी आपकी? ऑप्शन दिया गया है सिफेलोकॉर्डल प्रगति, या आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति, या व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति, या अनियमित प्रगति। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वह आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति भी हो जाएगा और व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति भी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बी और सी दोनों विकल्प सही हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। सिफेलोकार्डल की बात करें दोस्तों तो सिर से पैर की ओर जो प्रगति होती है उसको सिफेलोकार्डल बोलते हैं। वहीं पर अगर हम शरीर के मध्य से बाहर की ओर प्रगति होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। तो विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है?
तो ऑप्शन है आपका कि दिया गया है कि अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, या एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित, या आंशिक रूप से विकसित, या बेतरतीब ढंग से वितरित। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सही आंसर है एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित होगा, यही इसका आंसर है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो एक विशेषता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, इस बयान के महत्व पर जोर देता है। तो किस पर जोर देता है? ऑप्शन है प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों। तो देखिए अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता। जी हाँ दोस्तों, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से दो भागों में उनको विभाजित किया गया है। एक होता है आनुवंशिक कारक, दूसरा होता है आपका वातावरणीय कारक। अगर हम आनुवंशिक कारक की बात करें तो इसमें शारीरिक रचना संबंधी, बुद्धि संबंधी, लिंग संबंधी आदि विशेषताओं को शामिल किया जाता है। तो सी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, अधिगम उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। तो अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रभाव का नियम, या जो है कि आपका दिया गया श्रम का नियम, प्रबलन का नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर इसमें जो आपका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें कोई आंसर नहीं माना गया था आयोग की तरफ से, इसमें सभी को बोनस अंक दिए गए थे। तो चलिए इस प्रश्न को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, पावलाव के प्रयोग में कुत्ता केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु उससे पहले अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है तो इस समृद्ध को कहा जाता है विलोपन, या बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलन उत्तेजना, या तत्परता। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा अनुकूलित उत्तेजना। जी हाँ दोस्तों, अनुकूलित उत्तेजना आपका सही हो जाएगा। दोस्तों पावलाव ने ही कुत्तों पर प्रयोग किया था और उसके बाद उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो अस्वाभाविक उद्दीपक होता है उसके प्रति स्वाभाविक उद्दीपन के समान होने वाली अनुक्रिया जो होती है वह शास्त्रीय अनुबंधन है। अर्थात उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच जो है साहचर्य स्थापित होना ही आपका अनुबंधन कहलाता है। तो इसको जो है वह आपके पावलाव ने दिया था, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया माध्यम में विकसित होती है, यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। ऑप्शन है थार्नडाइक अधिगम सिद्धांत, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, टॉलमैन संकेत अधिगम, या कोहलर अधिगम सिद्धांत। तो देखिए सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका हो जाएगा पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। तो उसको क्या जानेंगे हम लोग? समावेशन, समायोजन, संतुलन, या ज्ञान विकसित। तो देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा संतुलन। जी हाँ दोस्तों, सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, संतुलन उसको जानेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? तो ऑप्शन आपका दिया गया है IQ स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़वादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचाना, या बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संचरित बातचीत, या क्षमता की मुक्त या एकमात्र विशेषताओं के रूप में IQ परीक्षणों का उपयोग न करना, या एक समग्र IQ स्कोर की सतर्कता की व्याख्या में से सावधान। तो देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संचरित बातचीत होती है। तो यही आपका सावधानी नहीं है, बाकी सभी आंसर सही हैं। अगला प्रश्न आपका है कि एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है,
एक कक्षा 3 का छात्र विकास के किस चरण से मेल खाता है? तो ऑप्शन है शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्तता, या परिश्रम बनाम हीनता, नेतृत्व बनाम अपराध, या आपका अतरंगता बनाम अलगाव। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिश्रम बनाम हीनता। जी हाँ दोस्तों, परिश्रम बनाम हीनता आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एरिक्सन ने जो है वह मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और इस सिद्धांत में जो है कि एरिक्सन ने जीवन में होने वाले विकास को 8 विभिन्न अवस्थाओं में उन्होंने बांटा था। पहली अवस्था उनकी थी विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, जो कि 1 वर्ष तक की थी जन्म से। दूसरा उनका था स्वायत्तता बनाम शर्त या शक की अवस्था, 1 से 3 वर्ष तक। तीसरा उनका था जो है कि पहल बनाम दोष की अवस्था, 3 से 6 वर्ष तक। चौथा उनका था परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था, उनका जो है कि 6 से 12 वर्ष था। पांचवा उनका था पहचान बनाम भूमिका भ्रम, जो है वो 12 से 18 था। और घनिष्ठता बनाम अलगाव उनका था, जो कि उनका 20 से 40 वर्ष तक था। उदारता बनाम ठहराव था, जो कि 40 से 60 वर्ष तक था। वहीं पर संपूर्णता बनाम निराशा थी, जो कि 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए था। तो यह जो है वह 8 अवस्थाएं जो है वह मनोसामाजिक सिद्धांत में जो है वह आपके एरिक्सन साहब ने दिया है, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन है यह एक मानकीकृत परीक्षण है, छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करने की जाती है, अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया है, या तीसरा है कहा जाता है कि यहाँ पर कि परीक्षण मानदंडों पर आधारित है, या आपका जो है कि छात्र के प्रगति की स्थापित मानदंडों में तुलना की जाती है। तो देखिए, अगर हम सही आंसर की बात करें तो जो है कि आपका आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए जो सत्य नहीं है वह आपका छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों की तुलना की जाती है, यह आपका सही नहीं है। बाकी जो है कि सभी आपके सत्य हैं, तो यह आपका इसका आंसर डी वाला विकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों, यह 30 प्रश्न आपके जो है वह सीडीपी से पूछे गए थे। आपका रीट एग्जाम 2017 का जो पेपर हुआ था तो इसने प्रश्न आए थे। दोस्तों, यह जो प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर हम करवा रहे हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप जो है वह 2017 का पेपर, 2021 का पेपर, 2022 का पेपर, 2015 का पेपर, इन सभी पेपर को अगर आप रीड के सॉल्व कर लेंगे तो यकीन मानिए कि 150 नंबर पेपर में से आपके 50-60 नंबर तो ऐसे ही सही हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 60 से 70 नंबर का पेपर जो है सिर्फ आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके कर सकते हैं। तो इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। और दोस्तों, मैं इसलिए दावा कर रहा हूँ कि क्योंकि मैंने पेपर को मिलाया है और उसमें देखा है कि सेम टॉपिक से सेम प्रश्न आता है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज होती है। तो इसलिए अगर आप पेपर भी सॉल्व अच्छे से कर लेंगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए आप सभी पेपर को देख जाइए। हमारे चैनल पर जो है कि आपको ईवीएस के प्रीवियस ईयर ईवीएस का पेपर मिल जाएगा, सीडीपी का पेपर मिल जाएगा 2022 का, 2021 का, सबकी वीडियो हमने अपलोड किया है। तो आप चैनल पर जाकर के उन सभी वीडियोस को देख लीजिए। और दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर कि हमको ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल जो है उस पर क्या होता है कि जब हम वीडियो यहाँ पर अपलोड करते हैं तो वहाँ पर उसका जो है कि पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। कोई नई सूचना आती है एग्ज़ाम के बारे में तो वह भी बताया जाता है। तो इसलिए टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर करिए। और दोस्तों, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा सब कुछ कवर कराएंगे अपने इस चैनल पर। तो चलिए, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।